काल निरूपण। काल शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कै धातु के ककार, अकार और ली धातु के लकार से हुई है। उसके बाद है काल का लक्षण। तो अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। स च एको विभुर नित्य, यानी कि काल है वो अतीत आदि के व्यवहार का हेतु है। भूत, भविष्य और वर्तमान के व्यवहार का हेतु है, काल कहलाता है। और वह क्या होता है? एक, सर्वव्यापक और नित्य। काल के अनुमापक चिन्ह कौन कौन से बताएं? अपर ज्ञान, पर ज्ञान, युगपत ज्ञान और चिर ज्ञान और क्षिप्र ज्ञान। अपर ज्ञान का मतलब है कि कनिष्क या छोटा, पर का मतलब है ज्येष्ठ या बड़ा, युगपत ज्ञान से समान काल के लिए, और चिर से विलंब और क्षिप्र से शीघ्र काल समझना चाहिए। ये सभी सूर्य की क्रिया से संबंध रखते हैं, इसलिए पिंड तथा सूर्य क्रिया के संबंध के घटक द्रव्य को काल कहते हैं। कहा है कालो ही नाम स्वयं भगवान स्वयंभू अनादि मध्य निधन है। इसका मतलब है कि काल किसी से न तो उत्पन्न हुआ, अर्थात काल को स्वयंभू, स्वयंभू का है। यह क्या होता है? आदि, मध्य और अंत से रहित होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी काल को ईश्वर का स्वरूप और उसी की लीला कहा गया है। इस प्रकार अगर एग्जाम में पूछते हैं काल के लक्षण या फिर विशेषताएं, तो इस प्रकार से टेबल में भी लिख सकते हैं कि काल एक होता है, सर्वतंत्र होता है, सर्वव्यापी है, काल नित्य होता है और अतीत आदि के व्यवहार का हेतु है। फिर है काल के भेद। महर्षि सुश्रुत ने सूर्य की गति के आधार पर काल का विभाजन किया है। उन्होंने काल को 12 भागों में विभक्त किया है। 12 भाग मात्रा, काष्ठा, कला, नाड़िका, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष। तो सबसे पहले है मात्रा। पलक झपकने मात्र में जितना समय लगता है उसको मात्रा या निमेष कहते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो काल के 12 विभाग बताए गए हैं उनको याद करने की ट्रिक है कि माँ का कंगना मुझे पसंद है। इसको कैसे याद करेंगे? माँ, माँ से मात्रा या फिर निमेष, का से काष्ठा, कैसे कला, ना से नाड़िका और मुँह से मुहूर्त, पै से प्रहर। 15 मात्रा मिलकर या 15 निमेष मिलकर एक काष्ठा बनाती है। 30 काष्ठा मिलकर एक कला, 20 कलाएं मिलकर एक नाड़िका, 2 नाड़िकाएं मिलकर एक मुहूर्त, 3.5 मुहूर्त मिलकर एक याम बनाते हैं। फिर 4 प्रहर मिलकर एक दिन या रात यानी कि 12 घंटे का टाइम बनाते हैं। उसके बाद 8 प्रहर मिलकर एक दिन रात यानी अहोरात्र यानी कि 24 घंटे का टाइम बनाते हैं। उसके बाद 15 अहोरात्र यानी 15 दिन रात मिलकर क्या बनाएंगे? एक पक्ष, जिसे हम पखवाड़ा कहते हैं। फिर 2 पक्ष मिलकर एक महीना बना लेंगे और 2 महीने मिलकर एक ऋतु बना लेते हैं जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद 3 ऋतु मिलकर जैसे अयन बना लेगी। जैसे उत्तरायण 3 ऋतु होती है जिसमें शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और दक्षिणायन में 3 ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर 2 अयन मिलकर यानी दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन मिलकर क्या बनाएंगे? एक वर्ष बनाते हैं जिसको संवत्सर भी कहते हैं। उसके बाद अगर 5 वर्ष मिल जाए, 5 वर्ष मिलकर एक युग बनाते हैं। तो इस प्रकार निमेष या फिर मात्रा से लेकर युग तक का जो समय है उसको काल चक्र का है। फिर उसके बाद काल के गुण क्या है? प्रशस्त पादभाष्य के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले भी बताया था कि कॉमन गुण है, ये हमेशा याद रखने 5। संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये काल में पाए जाते हैं। फिर है आयुर्वेद में काल का महत्व। आयुर्वेद का ग्रंथ चिकित्सा प्रधान है, इसलिए आयुर्वेद का जो काल का महत्व बताया गया है वो चिकित्सा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बताया गया है। जैसे कि हम दोषों का, प्राणियों में बल की वृद्धि और क्षय होना, कि कुछ विशेष ऋतुएं होती है जिनमें बल प्रवर रहता है, किसमें मध्य रहता है और किसी में हीन रहता है। दोषों का संचय, जैसे वसंत ऋतु के अंदर कफ का प्रकोप होता है, संचय उससे पहले वाली ऋतु यानी कि शिशिर में होता है, और ग्रीष्म के अंदर उसका शमन होता है, तो ये प्रकोप प्रशमन हो गया। फिर वनस्पतियों की उत्पत्ति विशेष ऋतु के अनुसार मानिए, उनमें रस, वीर्य आदि की वृद्धि के सारे प्रभाव कालानुसारी होते हैं। उसके बाद षड ऋतुचर्या का वर्णन जो हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में, वो भी काल के अनुसार ही है। उसके बाद हम अगर ढंग से याद रखना है आयुर्वेद में काल का महत्व, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। औषध द्रव्यों के संग्रहण और रोग पर प्रभाव।
औषध द्रव्यों का संग्रहण है उसमें ध्यान देंगे कि औषध द्रव्यों का संग्रहण है वो कब कब बताया है। पुष्य नक्षत्र, अश्विनी, मृगशिरा नक्षत्र में संग्रहण करने के लिए मिलता है। कुछ शुभ नक्षत्र है जिनके अंदर हमें औषध द्रव्य अगर संग्रहण करने हैं, तोड़ने हैं, तब करते हैं। उसके बाद बताया है कि स्पेसिफिक शाखा और पत्तों का संग्रहण वसंत ऋतु में करना चाहिए, ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में मूल का करना चाहिए, और छाल, कंद और शीर का शरद ऋतु में, हेमंत में क्षार का तथा अन्य ऋतु के अनुसार फलों का ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद रोगों पर काल का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अनुसार जितने ज़्यादा पुराने रोग होते हैं वो हमें पता है कि असाध्य होते जाते हैं। उसके बाद रोग उत्पत्ति में भी काल का परिणाम प्रधान कारक होता है। जैसे बाल्यावस्था में जैसे रोग होते हैं वो बाल रोग कहलाते हैं, जरावस्था में जरा रोग होते हैं। उसके अलावा हमें आहार विहार का कालानुसार पालन करना स्वास्थ्यप्रद होता है, जिससे रोग मुक्ति रहती है। इस प्रकार काल का प्रभाव औषध पर भी पड़ता है। जैसे कि पुरातन घी होता है, पुरातन घृत होता है, वो बहुत अच्छा होता है। मध्य होते हैं, संधान की प्रक्रिया के द्वारा जो भी मध्य आशा वरिष्ठ बनते हैं वो सब अच्छे होते हैं। पुराना गेहूँ, पुराना अन्न होता है वो अच्छा होता है। कफनाशक और वातनाशक माना है, बल्य, चक्षुष और मेध्य होता है। इसी प्रकार बताया वापस से कि आशा वरिष्ठ जितने पुराने होते हैं उतने गुणकारी होते हैं। अतः संक्षेप में हम यहाँ पर कहेंगे कि आयुर्वेद में काल का महत्व पग पग पर देखने को मिलता है।